नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, जितने भी साथी होंगे प्यारे, और सभी का मैं स्वागत करता हूं एग्जामपुर चैनल पे। ठीक है ना। तो आप सभी के परिवार एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है ना। और एक बेहतरीन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन सोच के साथ हम फिर से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जितने साथी हैं दिल से लगेंगे और दिल पे नहीं लेंगे। मेरा नाम नहीं लेते हैं, नहीं। अब मैंने सोचा भैया कुछ दिन भैया नाम ना लूं। सही बता रहा हूं, गले की हड्डी हो गई है। मेरा नाम नहीं लेते, मैं अच्छा वाला बच्चा नहीं हूं आपका। हाँ, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि एकदम इमोशनल कर देते हैं। यार इनमें से कौन खराब बच्चा, सारे बच्चे तो मेरे ही हैं। हाँ, सब तो अच्छे हैं। तो भैया नाराज हो जाते हैं, सर मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं क्या, मेरा नाम नहीं लेते हैं। ओहो, इतने इमोशनल कमेंट करते हो तुम लोग। तो मैंने कहा चलो भैया कुछ दिन तो भैया नहीं कहूंगा, है नहीं तो पता चला यदि सामने हो तो लड़ मरते ना। ठीक है ना। तो सबके सब प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे हो। तो भैया हमने कल कुछ होमवर्क दिया था इस क्वेश्चन पे, याद आ रहा है कुछ? है शैतान बच्चों, ये होमवर्क दिया था, आपको याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। तो भैया कल मैंने होमवर्क दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट एग्जिस्ट इन द एयर। इनमें से कौन से कह सकते हैं निष्क्रिय जो गैस है या इनर्ट गैस है, ठीक है ना, या उत्कृष्ट गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती। एक हीलियम था जिसका सिंबल मैंने कल लिखा था, फिर लिख दे रहा हूं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और ये रेडॉन। ठीक है। ये भैया अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आरडी के बजाय यदि ए लिख दिया ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा इनर्ट गैस आपके एयर या वायु में नहीं पाया जाएगा? कोई आइडिया? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, रेडॉन। ठीक है, कोई बोलो नहीं रहा भैया, ये आरएन होगा। ठीक है, रेडॉन का। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए इनमें से, देखो हीलियम तो पाया जाता है, आपको भी पता, नियॉन भी पाया जाता है, ऑर्गन भी, और परंतु यदि बात की जाए जो रेडॉन है, ये मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं कि ये जो इनर्ट गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में नहीं पाया जाता। दूसरा, रेडॉन हमारे लिए बहुत खास है। क्यों? इसका यूज करते हैं किसमें? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यदि पूछा जाए कौन सी इनर्ट गैस है जिसका कैंसर के इलाज में कर सकते उपयोग करते हैं मेरे बच्चे, तो ये कोई और नहीं है बल्कि इसका नाम क्या है मेरे बच्चे? रेडॉन है। ऑर्गन का अच्छे से जानते हैं कि भैया ऑर्गन कहां? आपके इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स। तो विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में नियॉन यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं? जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, क्या? एडवर्टाइजिंग बोर्ड, मतलब जो एडवर्टाइज या प्रचार करने के लिए बोर्ड यूज होते हैं, देखा होगा, चमकती रोशनी आ रही है, दूर से दिखाई दे रहा, वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड, और उससे चमकती हुई रोशनी निकल रही है मेरे बच्चे। उन कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग जो बोर्ड है उसके ट्यूब्स में यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे जो गैस भरी होती है, नियॉन भरी होती है, भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। हीलियम का बता चुका हूं कि भैया गुब्बारे में, और साथ में सी डाइवर्स इसका क्या करते हैं? उपयोग आपका करते हैं। अगला,
द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंशन ऑफ द इनर्ट गैस गोज टू। इनमें से भैया कौन है जिनका देखा था क्या अक्रिय गैसों के आविष्कार का योगदान इनमें से किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन है जिन्हें देखा था क्या इनर्ट गैस या अक्रिय गैसों के खोज का कर सकते योगदान, मतलब जिन्होंने योगदान अपना दिया था या जिसे मतलब कहा गया उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन। प्रिस्टले, इसके अलावा देखा था क्या कर सकते हैं जोसेफ प्रिस्टले हो गए, सीले हो गए, कैवेंडिस हो गए। कौन होंगे जल्दी से बताइए। इनर्ट जो गैस है इनकी डिस्कवरी या खोज का जो भी श्रेय किसको जाता है? जी जान लगाओ भैया, थोड़ा सा ताकत लगाओ है। दिन की भैया शुरुआत हो रही है भैया, देखो दिन एकदम भैया क्या एकदम चकाचक एकदम पूरी मस्त दिन निकल रहा और आप हैं कि भैया एकदम थक जा रहे हैं। कुछ खाते क्यों नहीं भैया, कुछ लेते क्यों नहीं तुम लोग? आओ। तो मेरे बच्चे यदि बात करें तो जो रामसे है, रैमसे जो कर सकते हैं साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, इन्होंने क्या इन्हें इनर्ट गैसों के आविष्कार का जो भी मतलब श्रेय दिया गया। इसके बाद यदि बात की जाए जो कैवेंडिस है, कैवेंडिस ने किसको? हाइड्रोजन को। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जी जान लगा के देखो तो बच्चों प्यारे वाले। द गैस यूटिलाइज्ड टू फिल अप द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। इनमें से मेरे बच्चे यदि बात की जाए कौन सी गैस है जिसका उपयोग जो एयरक्राफ्ट है मतलब कर सकते हैं जो या वायुयान है उसके टायरों में भरने के लिए करते हैं। इनमें से कौन सी गैस है जिसका उपयोग वायुयान या एरोप्लेन के जो भी टायर्स में भरते हैं? आप बताइए तो फिर मैं आगे रीजन बताता क्यों उसी को उपयोग में लाते। बताओ भाई बच्चों, चलो मैं बताता हूं। मेरे बच्चे इसका आंसर होगा आपके कर सकते हैं नाइट्रोजन। हाइड्रोजन भर भी सकते थे, भरने में क्या भर देंगे हम। एरोप्लेन का जो हर्ष होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे भाई, मुझे क्या भरना ही है ना, भर देंगे। पर मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो ये जो हाइड्रोजन है ये इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। जब कह सकते हैं रनवे पे दौड़ेगी या कह सकते हैं उतरते समय रनवे पे जब एरोप्लेन तेज से दौड़ेगी तो उसके टायर्स गर्म होंगे और जरा से भी यदि भैया क्या होगा टायर तो गर्म होंगे और ये जो टायर जो गर्म हो रहे हैं कहीं से गलती से ये कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस लीकेज हुई और स्पार्किंग हुई तो जो ब्लास्ट होगा पूरा का पूरा यदि बात करें एरोप्लेन ध्वस्त कर देगा, जला के खाक। इसलिए भैया गलती से भी नहीं भरी जाती। अगला मेरे बच्चे यदि बात की जाए हीलियम, हीलियम भी यदि बात की जाए तो हल्का है पर ये कुछ ज्यादा ही हल्का हो जाएगा भैया, ठीक है ना। और ये हल्की होने की वजह से क्या गर्म होकर तेजी से एक्सपेंड होने के चांसेस इसके भी हैं। दूसरे यदि बात की जाए मेरे बच्चे को नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो गैस है ये भारी भी है। दूसरी बात है कि ये भैया जल्दी इसमें क्या होता है ये गर्म नहीं होती। ये जो गैस है नाइट्रोजन जल्दी गर्म नहीं होती और गर्म नहीं होगी तो मान लीजिए टायर जब गर्म होते हैं तो भैया एक्सपेंड वो टायर के फटने के चांसेस ना के बराबर होंगे। इसलिए किसका यूज करेंगे आज के बाद याद रखना नाइट्रोजन, और कुछ मत भरना तुम। अगला, which of the following gas is utilized to fill up the balloon especially when the weather related prediction and reporting is to be done? इनमें से ये बताइए कि भैया जो गैस ये कर सकते हैं बात मौसम के पता लगाने के लिए जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं कि मौसम कैसा होगा, मौसम का ये हाल कैसा होगा, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे या बिजली सिर्फ गिरेगी है, सुना होगा ना, या भारी वर्षा होगी, मूसलाधार बारिश होगी, बादल फटेंगे हैं, चक्रवात कहाँ है। ये सब मौसम संबंधी जो भी जानकारियां देने के लिए भी क्या करते हैं हमारे जो आपके ट्रोपोस्फियर है जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल, वायुमंडल का वो लेयर जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, तो उसमें हम छोड़ते क्या गुब्बारे छोड़ते हैं। तो भैया ये जो गुब्बारे होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए इनमें कौन सी गैस
जो भी भरी जाती है। कोई आइडिया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। किसी का आंसर नहीं आया? कोई आंसर? हीलियम, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नियोन। सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस मिलते भी नहीं है। तो मेरे बच्चे देखो भैया, यहां पे एक ही चीज की जा सकती है जो यहां पे क्या है, ऑप्शंस में नहीं है। और वो कौन सी? अभी भी यदि बात की जाए तो कौन सी? हीलियम ही बनेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो भी ये कह सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से ये ऑप्शन छूट गया था, तो अभी भी क्या करेंगे? हीलियम। हाँ, मैंने जानबूझ के थोड़ा लेट किया था कि देखे दिमाग में क्या क्या चलता है, पर कुछ बच्चों का बिल्कुल सही चल रहा था हीलियम। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर इसका हीलियम हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर। अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द गैस एम्प्लॉयड फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द सेलर्स और सी डाइवर्स, मतलब जो कर सकते हैं समुद्री गोताखोर होते हैं। क्या? समुद्री जो गोताखोर होते हैं, ये मेरे बच्चे यदि बात की जाए, ये किस गैस का जो भी कर सकते हैं मिश्रण यूज करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन ऑर्गन, ऑक्सीजन नियॉन। बताइए किस गैस का जो भी मिश्रण यूज करते हैं। क्वेश्चन मेरे बात की जाए 30 या 30 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार यदि बात की जाए, कई अलग अलग एग्जाम्स में यह पूछा गया है। कोई आंसर? तो चलिए मैं बता देता हूं, पहले भी बता चुका हूं। यहां पे यदि बात की जाए तो किसका? हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण यूज किया जाता है। अब दिमाग में यह बात तो जरूर उठेगी, यही क्यों? तो मेरे बच्चे देखो भाई, सी डाइवर्स यदि समुद्र की गहराई में जाता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब भी उसी के साथ बढ़ता जाता है। ऐसे में शरीर का हल्का होना आवश्यक है, जिससे आसानी से क्या हो सके? ऊपर आ सके। दूसरी बात, जो हीलियम है, यह हमारे किसी भी टिश्यू या ऊतक के साथ जो भी रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं करती, जिससे शरीर पे भी कोई हार्म नहीं, और ये शरीर को हल्का बनाएगी, जिससे क्या समुद्र की गहराई या जहां से भी ऊपर आने में आसानी हो। अगला, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड। मेरे बच्चे की बात की जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनस जो मिक्सचर है, मतलब समांगी मिश्रण, क्या कहलाता है? बताइए। सॉल्यूशन, विलयन, सस्पेंशन, कोलाइडल, मेटल, धातु। क्वेश्चन नंबर 31। तो मेरे बच्चे होमोजीनस का मिक्सचर मतलब क्या है? होमोजीनस की बात की जाए, मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाए जाए, वो मिलाने के बाद एक जैसी दिखे, ना कि अलग अलग दिखे। मिलाने के बाद कैसी दिखे? एक जैसी दिखे, ना कि अलग अलग। तो भैया ऐसा सोचो, जैसे में ये हो सकता है मेरे बच्चे क्या सॉल्यूशन। जैसे आपने क्या कर लिया, ये गिलास लिया, पानी डाला इसी में क्या कर दिया? चीनी डाला। तो भैया ये दोनों मिलाने के बाद आपने देखा होगा, आपको पता ही नहीं चलता कि भैया इसमें क्या मिलाया गया है? चीनी भी। क्यों? चीनी पूरी तरह से इसमें क्या मिल जाती है, तो आर पार दिखेगा एक जैसा सॉल्यूशन। तो ये मेरे बच्चे इसका क्या हो सकता है? सॉल्यूशन या विलयन हो सकता है।
यहाँ पे भैया हमारे टाइप इज जी विल, सॉल्यूशन मतलब समाधान समझते हैं। दूसरा एक और चीज हो सकता है मेरे बच्चे, इसका एग्जांपल क्या, एलॉय, एक और चीज क्या हो सकता है, एलॉय मिश्र धातु भी। मिश्र धातु जैसे आपके पीतल है, ब्रास या पीतल, जिसमें कॉपर मिलाते जिंक, क्या मिलाने के बाद पता चलता है कि इसमें जिंक और कॉपर मिलाया गया, नहीं ना, तो बस ऐसे ये भी है। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल, ये तो विलियन हो गया चीनी इसका। इसके अलावा यदि मेरे बच्चे यदि बात करें तो जो एयर है, वायु है, क्या एयर है, वायु है, ये भी मर कर सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एयर या वायु में भी कई गैसें मिले पड़ी हैं, परंतु मेरे बच्चे यदि आप ध्यान से देखोगे तो भैया जितनी भी गैसेस हैं मिलने के बाद भी एयर ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी ही दिखता है। अगला, an element that is neither malleable or not ductile and does not conduct electricity is called, एक तत्व जो न तो यदि बात की जाए मैलिएबल, न मतलब जो कह सकते हैं क्या अघातवर्धनीय, जिसको मतलब खींचा नहीं जा सकता, डक्टाइल मतलब इसकी कह सकते हैं क्या, ये मतलब इसके जो भी पतली चादरें नहीं बना सकती। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से कर सकते हैं मेरे बच्चे क्या, विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं हो सकती। मेरे बच्चे इनमें से वो कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन मेरे बात की जाए 32 या 32 नंबर का क्वेश्चन, क्या हो सकता है, इनमें से कौन से एग्जाम्पल है जिसमें कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी आपकी होती है। ठीक है, सोचिए, बताइए, मैं किनारे हो जाता हूं, क्यों कई लोग होते हैं कहते हैं सर आप ऑप्शन के बीच में ही आके खड़े हो जाते हो, तो भैया मैंने कहा ठीक है। तो मैलिएबल मतलब जिससे पीठ के चादर नहीं बनाई, जब मतलब चादर बनाई जाती है। डक्टाइल मतलब जिससे घींच के तार बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाती इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो कोलाइडल आपके कोलाइड्स हैं, मतलब जो कोलाइडल विलियन है, ये मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं तो इसमें ये प्रॉपर्टी या गुणधर्म आपका हो सकता है। ठीक है, कि इसमें ना तो मेरे बच्चे इसको क्या, ना तो भैया घींच के वो दबा के मतलब पतली चादरें पीट के बनाई जा सकती हैं, ना तो इसके तार बनाए जा सकते हैं, और ना इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगला, the process in which a liquid substance change into gas rapidly on heating is, इनमें से बात की जाए वो कौन से कर सकते हैं क्या, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव गर्म करने पर तेजी से गैस में परिवर्तित हो जाता, मेरे बच्चे वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी लिक्विड को आप जब तेजी से गर्म करते हैं, मेरे बच्चे गर्म करते हैं तो वो तेजी से किस में, वे ये कर सकते हैं गैस में परिवर्तित हो जाता। वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को मेरे बच्चे बोलते हैं हिंदी में संघनन। अभी सब बताऊंगा, प्रयास कीजिए। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें यदि बात करें तो कोई भी जो सब्सटेंस या पदार्थ है ये क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, ये कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है गैस में। तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ये आपका लिक्विड द्रव से मेरे बच्चे किसमें गर्म किया तो स्टीम या भाप बना। ये गैस या कह सकते स्टीम बन गई, मतलब भाप बन। और ये प्रक्रिया यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन, या हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे वाष्पीकरण कहते हैं।
अब यदि मेरे बच्चे यदि बात की जाए ठीक उल्टी प्रोसेस चलाई जाए, अब ये जो स्टीम है क्या है, ये जो स्टीम है इसकी यदि बात की जाए वो कर सकते हैं कंडेंसेशन कराया जाए, या मेरे बच्चे यदि बात करें संघनन कराएं, तो अब यही भाप किसमें फिर से पानी में बदल जाएगी। तो वाष्पीकरण के ठीक अपोजिट या ठीक उल्टी जो प्रक्रिया है ये कंडेंसेशन या संघनन। अब देखो बॉयल करना, मेरे बच्चे क्या होगा, जब पानी को गर्म करते हैं तो नॉर्मल जो वाटर या पानी है, ये मेरे बच्चे जो नॉर्मल वाटर या पानी है, मेरे बच्चे क्या होगा, ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा, मतलब उबलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा क्या, वेपराइजेशन। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रोसेस फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन। अगला, ए सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय द मास इज कॉल्ड। मेरे बच्चे कहने का मतलब है कि देखो भाई, क्या द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित 2 या 2 से अधिक जो भी तत्वों से बना पदार्थ क्या कहलाता है। बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बेसिक से उठाए। तो मेरे बच्चे भैया बताइए कि ऐसा जो मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को यदि एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है। मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जल्दी बताइए। देखो तो कौन कौन बता रहे भाई, कौन कौन शैतान बता रहे हैं। नाम ना बोलूंगा तो इसका मतलब क्या। तो चलिए मेरे बच्चे, यदि बात की जाए ये सब्सटेंस से पदार्थ क्या कहलाएगा, मेरे बच्चे ये कहलाएगा आपका कंपाउंड, या कह सकते हैं मेरे बच्चे यौगिक कहलाएगा। जैसे ये वाटर, ये जल है भैया, ये कैसे बना, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यदि इनके बात की जाए परमाणु द्रव्यमान को लेके, तो भैया देखो इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन बच्चा भैया बच्चे कितना 16 हो गया। सिंपल अनुपात निकालते जाइए तो फाइनली क्या होगा, 1:8 होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो भैया जल में क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक संबंध है, 8 के अनुपात में क्या है, मिलाए गए। ठीक है ना, तो ये मेरे बच्चे कंपाउंड होगा। और इसका ठीक उल्टा जो मिक्सचर है, मिक्सचर और कंपाउंड में थोड़ी सी डिफरेंस सुन लीजिए। मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा चीजें बिना किसी रेशियो या अनुपात का ध्यान रखे हुए मिलाई जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे बच्चे यहां पे ये भी कही जाती है कि भैया देखो मिश्रण जो जिन चीजों से बनते हैं उसके प्रॉपर्टी या गुणधर्म उसमें होंगे। जैसे चीनी और पानी को मिलाने पे, चीनी और पानी को यदि बात की जाए मिलाने पे चीनी और कह सकते हैं क्या जो शरबत बनता है उसमें चीनी के गुण होंगे, परंतु तो यौगिक जिन चीजों से बनाए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी या गुणधर्म क्या होते हैं भैया, जो जिनसे बने होते हैं उनसे एकदम अलग। जैसे जो पानी है उसकी जो गुणधर्म है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग। ठीक है, दूसरी चीज है कि भैया अनुपात का ध्यान रखते बनाते हैं। आगे द spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle is called। किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण फैलने और दूसरे पदार्थ के साथ मिलने को क्या कहा जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो पदार्थ के मॉलिक्यूल या अणु हैं उनमें जो भी गति हो रही है और गति की वजह से क्या हो रहा है, इधर उधर फैल रहे हैं और दूसरे पदार्थों से मिल रहे हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। डिफ्यूजन, विसरण, ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन जैसे विसरण। वेपोराइजेशन मतलब मेरे बच्चे कह सकते हैं क्या, वाष्पीकरण। कंडेंसेशन, संघनन। हीटिंग मतलब जो भी गर्म करना, किसी पदार्थ के कणों के गति के कारण फैलने और दूसरे पदार्थों के साथ मिलने की प्रक्रिया। मेरे बच्चे ये प्रक्रिया कहलाएगी डिफ्यूजन या विसरण।
डिफ्यूजन या विसरण यदि बात की जाए, सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो देखने को मिलती है किसमें, गैसेस को। गैसेस को गर्म करोगे तो मेरे बच्चे क्या होगी, गर्म होके ये क्या होंगी, तेजी से यदि बात की जाए तो ये गैस के मॉलिक्यूल अणु फैलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच बहुत ही वीक फोर्स होता है, वंडरवाल वीक फोर्स होता है, एक कमजोर बल होता है जिससे थोड़ा हीट देने पे भी गैस के मॉलिक्यूल चारों तरफ इधर उधर क्या गति करने लगते हैं। और दूसरे जो उस एनवायरमेंट या उस वातावरण में या उस माध्यम में जितने दूसरे पदार्थ उनके साथ भी क्या क्रिया कर लेते हैं। जैसे यदि मैं बात करें, ये क्या हो गई, एक मेटल की शीट हो गई, धातु की परत है। क्या है? धातु की परत है। इस धातु की परत पे यदि बात करें तो क्या होती है, जैसे कोई गैस इसके सिर्फ सतह पे जुड़ चुकी है, ये ठीक है ना, कोई गैस इस सतह पे जो भी जुड़ चुकी है, तो ये प्रक्रिया जिससे कोई गैस किसी धातु की सतह पे जुड़ती है, इसे मेरे बच्चे एक नाम देते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन या मेरे बच्चे क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला, द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड सब्सटेंस। वो प्रक्रिया जिससे क्या होता है, एक जो ठोस है वो किस में, लिक्विड या द्रव अवस्था में बदल जाता है। ये प्रक्रिया मेरे बच्चे क्या कहलाती है? सोचिए, विचारिए और बताइए जल्दी से। और सेशन को थोड़ा शेयर भी कर दिया करो लल्ला यार, इतनी मेहनत से पढ़ाया जाए और आप भैया कसम खाए हम सेशन ना शेयर करेंगे, ये हमारे कह सकते क्या रुतबे और शान के खिलाफ है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा सेशन और लल्ला शेयर कर दिया, यही सब तो थोड़ा सा चीजें ना हमारा मनोबल बढ़ाती है मेरे बच्चे। तो देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस, मेरे बच्चे किसमें, जो कह सकते एक सॉलिड है, एक सॉलिड है ठोस, ये किस में बदल जाता है, तो ये मेरे बच्चे यदि बात करें लिक्विड या द्रव अवस्था में बदल जाए। चलिए मैं बताता हूं, जैसे आइस है, बर्फ है, ठोस है, इसको आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो लिक्विड या द्रव में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मेल्टिंग कहलाएगी, जो भी मेल्टिंग या पिघलने की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। और इसके लिए आइस को क्या चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, मतलब गलन की गुप्त उष्मा जिससे आइस गल सके, पिघल सके। ठीक है, संघनन बता ही चुका। और हाँ, डिफ्यूजन वो प्रक्रिया जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब किसी बच्चे ने डीओ लगा रखा है, रूम के एक छोर पे लगाया और दूसरे छोर तक उसकी बदबू या खुशबू फैल गई। ठीक है। दूसरा, जैसे बगीचे में आम पकता है, हाँ कुछ बच्चे कहीं से मीठा आम पका है, आम पक गया, सूंघते जा रहे हैं, तो भैया ये जो बगीचे में मीठे आम की जो खुशबू आ रही है, मेरे बच्चे यदि बात की जाए, ये भी किसके वजह से, डिफ्यूजन। एक कह सकते क्या, बढ़िया खुशबू वाला क्या है, फूल खिला है, पूरे बगीचे में खुशबू है, जैसे गुलाब का फूल खिला। ठीक है ना, गुलाब का फूल खिला, अब इस गुलाब के फूल की खुशबू चारों तरफ के वातावरण में फैल गई। सोचो कैसे, ये भी डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो भाई, इन्हीं में से मान लो कोई बच्चा है, मम्मी खाना बना रही है, पढ़ रहा था, अरे यार मम्मी तो पता नहीं क्या बना रही है, अब रहा नहीं जाता, अब तो खाना पड़ेगा जल्दी से, सूंघते सूंघते किचन पहुंच गए। तो ये खाने के भी जो खुशबू होती है मेरे बच्चे, ये आती है आपको नाक तक, किससे, डिफ्यूजन। ठीक है ना। आओ अगला, what is the process called in which gas is changed into liquid by cooling? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठंडा करने पे गैस द्रव में बदल जाती है। भैया इसका तो मैं आंसर ना बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने बताया था, इसलिए अब बताने की इच्छा नहीं है। अब आप बताएं, देवताओं, देवियों, सज्जनों, महोदया, महोदय, बताएं आप। मैंने आज ही बताया था, शुरुआत में ही बताया था। चले, नहीं बताओगे तुम बदमाश हो गए, कुछ बता भी रहे पर बाकी नहीं। तो मेरे बच्चे यदि मान लीजिए जैसे गैस, इसका एग्जांपल क्या लिया था, याद कीजिए, स्टीम या जो भाप है,
स्टीम क्या है? जो भी भाप। अब भाप को क्या करेंगे? कंडेंसेशन, संघनन प्रक्रिया द्वारा। तो मेरे बच्चे ये क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन या संघनन प्रक्रिया। इससे क्या होता है? भाप को, जो नहीं देखा आपने, भाप निकल रहा है, भाप के ऊपर क्या कर दो? भाप जहां से निकल रहा है उसके ऊपर प्लेट एक रख दो। आप देखोगे कुछ देर के बाद उस प्लेट पे जो भाप है उस प्लेट को किनारे ले आओ, जैसे वो ठंडा होगा उसमें पानी की बूंदे आपको दिखाई देने लगी, वो संघनन प्रक्रिया। ठीक है। The changing of solid directly into vapors on heating and vapors into the solid on cooling is called। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला, जिसे कहते हैं क्या? ये क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो। वह प्रक्रिया जिसमें एक सॉलिड या ठोस गर्म करने पे वेपर सीधे मेरे बच्चे गैस में बदल जाता है, बिना लिक्विड या द्रव, मतलब बिना पिघले वो गैस में बदल जाता है। परंतु जैसे ठंडा करते फिर से सॉलिड या ठोस रूप में वो पदार्थ प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। बताइए इस प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं? तो मेरे बच्चे देखो, ये जो प्रक्रिया कुछ और नहीं है, सब्लिमेशन है। जैसे मेरे बच्चे यदि बात की जाए, कपूर है, गर्म किया भैया, किसमें? कपूर भाप में बदला, ठीक है ना। कपूर की क्या बनी? कपूर की गैस तैयार हो गई। अब इसको ठीक यदि बात की जाए रिवर्स और सब्लिमेशन, मतलब इसको जैसे ठंडा किया फिर आपके कपूर ऐसा बन सकता है। मतलब कपूर को जलाना नहीं है। अब ये कहोगे सर हम तो रोज कपूर जलाते हैं, आज तक कपूर लौट के तो आया नहीं, कम वक्त। मेरे बच्चे कपूर को किसी ट्रे या किसी में लेके गर्म करनी है और प्रयास करनी है कि उसकी भाप भैया जिस बर्तन में या जहां रखे उससे बाहर ना निकले, याद रखिएगा। अगला, a substance which can't be split up into two or more simpler substance by the usual chemical method of applying heat, light, electric energy। वो पदार्थ जिसे उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा लगाने की सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता। तत्व, परमाणु, न्यूक्लियस मतलब कह सकते हैं केंद्रक, दूसरा कह सकते हैं मैटर या द्रव्य। न्यूक्लियस केंद्रक कह सकते हैं या नाभिक भी बोल सकते हैं। बताइए कौन सा पदार्थ है जिसे किसी भी स्थिति में हम क्या गर्म करके जो भी कर सकते हैं प्रकाश द्वारा या विद्युत ऊर्जा के द्वारा तोड़ नहीं सकते, दो या दो से ज्यादा पदार्थों में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तत्व, परमाणु, मैटर, द्रव्य। क्या होगा आंसर? किसी भी चेक कर सकते हैं चीज का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। मेरे बच्चे की बात की जाए, किसी भी चीज का सबसे प्योरेस्ट आपका जो फॉर्म होता है, मेरे बच्चे की बात की जाए तो वो होता है आपका एलिमेंट या तत्व। कहा जाता है एक एलिमेंट या तत्व में एक ही तरह के जो भी कह सकते एटम या परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम है तो उसमें सिर्फ सोडियम के ही एटम्स या परमाणु होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीशियम, कैल्शियम के भी आ गए या किसी और के। वो पदार्थ मेरे बच्चे क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे की बात की जाए, पूछा जाता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा वो कौन सा पार्टिकल या कण है जिसे फिर से नहीं तोड़ा जाता, तब आंसर हो सकता था एटम या परमाणु। पर यहाँ पे सब्सटेंस या पदार्थ की बात की जा रही है मेरे बच्चे, यहाँ पे होगा एलिमेंट या तत्व। अगला, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास।
मतलब कह सकते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है वो क्या कहलाते हैं। फिर से सुनिए, एक ही तत्व के कह सकते हैं परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, और यदि बात की जाए जो एटॉमिक मास होगा या परमाणु द्रव्यमान ये क्या होगा, भिन्न भिन्न अलग अलग जो भी होगा, ये क्या कहलाता है। ये आपका क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। यदि बात की जाए तो ये कहलाएगा आपका आइसोटोप, या मेरे बच्चे कह सकते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का हो जाएगा 1H1, 1S2 और 1H3। तो मेरे बच्चे नीचे जो संख्या लिखी गई ये एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। नीचे जो संख्या लिखी गई ये एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है। तो इनमें से देखो सबके समान है, पर ऊपर वाला वैल्यू जिससे कहते हैं एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल। अब ये मेरे बच्चे यदि बात की जाए आइसोबार, इसे मेरे बच्चे बोल सकते हैं समभारिक। समभारिक के मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, समभारिक के बारे में कहा जाता है कि क्या यहां पे एटॉमिक नंबर या परमाणु द्रव्यमान सभी के क्या होंगे, समान, बट या परंतु परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग। यहां पे परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये जो भी अलग अलग आपका होगा। तो मेरे बच्चे इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कार्बन 12, देख लो नाइट्रोजन, कार्बन का आइसोटोप्स होता है ना, जिसका रेडियो डेटिंग में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं या उपयोग करते हैं, ये और नाइट्रोजन। तो ये संभारिक हो गया क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर परमाणु भार समान। सम मतलब देखो समान, भारिक मतलब मास या द्रव्यमान, ठीक। और ये देखो भैया बहुत बड़ा वाला ऑफर, देख रहे हो भैया, देख रहे हो विनोद, कितना शानदार ऑफर आया। देखो इस्लामपुर परिवार ने इस दिवाली पे धमाका करने के लिए भैया, आपके जो भी सपने पूरे करने के लिए क्या ढेर सारे आपके देखा ऑफर में एक ऑफर ये आपके लिए आया है। और ये सबसे ढेर सारा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये 75% का जो ऑफर है मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो जितने भी एग्जामपुर के जितने भी कर सकते हैं अलग अलग वर्टिकल्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो कर सकते हैं डिफेंस के हो, चाहे आपके कर सकते हैं SSC चैनल्स के हो, चाहे मेन एग्जामपुर चैनल या और जो भी चैनल, सब पे 75% का, ठीक है ना। परंतु यदि बात की जाए टीचिंग का जो आधार MCQ जो बैच है एस्टेट के लिए, उस पे ये नहीं होगा क्योंकि मेरे बच्चे 151 रुपए तो उसकी प्राइस है। अब जान लोगे क्या उस बैच की, हैं टीचर एकदम कलेजा निकाल के एकदम पढ़ा रहे हैं, पूरा एकदम बात करें पूरे जी जान से। तो भैया सभी कोर्सों पे दिवाली धमाका आ चुका है, पर ये ऑफर यदि बात की जाए सिर्फ 27 या 27 तारीख तक ही ये ऑफर ये क्या होगा, वैलिड होगा। फिर से सुनिए, ये जो ऑफर होगा सिर्फ 27 या 27 तारीख तक ही ऑफर ये क्या होगा, ये वैलिड होगा मेरे बच्चे, हैं ठीक है। तो भैया जितनी जल्दी हो सके इस ऑफर को ग्रैब कीजिए और अपने सपनों का एक नई उड़ान दीजिए नई ऊर्जा के साथ कि चलो भैया एग्जामपुर ने अब ये कोर्स के प्राइस कम कर दिए, अब तो इसे हम लेना है और सपने पूरा करना है, पूरे जी जान से जुटनी है। तो मेरे बच्चे इसके लिए करना क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है भैया, बार बार वही चीजें बताता हूं फिर बता दे रहा हूं। तो मेरे बच्चे इसके लिए क्या करना है, आपको दिवाली 75, फिर से सुनिए दिवाली 75 क्या करने हैं, जो भी कोड यूज करने हैं। दिवाली यदि बात की जाए 75 आपको कोड यूज करना है, किसके लिए, जो भी आप कह सकते हैं मनचाहा कोर्स को 75% डिस्काउंट पे लेने के लिए दिवाली 75 कोड यूज कीजिए, जिससे 75% के डिस्काउंट के साथ ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये कोर्स मिल जाएगा।
और भैया दिवाली आपकी बहुत अच्छी होगी इस तरह तो है। और ये ऑफर मैं फिर बता दे रहा हूं, ये 21 से 27 अक्टूबर तक ये दिवाली धमाका ऑफर है भाई। उसके बाद भाई मैं कुछ ना कर पाऊंगा, ठीक है। परंतु इस ऑफर को लेने के लिए एक काम करने होंगे। फिर वही चीज मैं बता देना चाहता हूं, क्या आपके मोबाइल में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप होगा तभी आप ले सकते हो। और कैसे ले सकते हो ये यदि जानना ही चाहते हैं तो चलो भैया बता देता हूं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे ये ऑफर मिल सकता है, सारी आपको डिटेल जानकारी मैं दे देता हूं। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो मेरे बच्चे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से स्टेप है जिससे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे मेरे बच्चे कर सकते हैं क्या, पहले तो भैया जाइए प्ले स्टोर, पहले मोबाइल में प्ले स्टोर ढूंढो है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद मेरे बच्चे क्या करनी है, आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप या कह सकते हैं एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप ऐप को सर्च कर लीजिए। फिर आपके पास आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल के लिए क्लिक कर दीजिए। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए अच्छे से, फिर उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मेरे बच्चे क्या, लेट्स रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो भी सेक्शन में जाइए, यहाँ पे पंजीकरण वाला बटन क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन में अपनी सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पहले अपने नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, ईमेल आईडी सब भर दीजिए। अब जैसे ही भरोगे तो मेरे बच्चे क्या होगा, यहां पे यदि बात की जाए क्या होगा, यहां पे भैया मेरे बच्चे जाओगे तो यहाँ पे पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। मतलब जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे आपको क्या वो दिख जाएगा। और दिखने के बाद क्या करने, अपने जो भी कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद भैया अब ये होगा खुशी 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 मन से श्री गणेशाय करके भैया क्या कीजिए, पेमेंट की बारी आएगी। पेमेंट की जब बारी आती है उस समय क्या, दिवाली 75 कोड आपको यूज कर देना। दिवाली 75 कोड यूज करने पे क्या होगा, कोड यूज करके पेमेंट कर देनी है मन से, खुश मन से, और फिर सक्सेसफुली ये काम हो गया। तो ऐसे आपको 75% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। दूसरा यदि बात की जाए मेरे बच्चे, यदि यहाँ पे कि भैया एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप सिर्फ परचेज करने के लिए ही है क्या, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामपुर जो ऑफिशियल ऐप है इसमें कई चीजें हैं जो आपके लिए क्या है, खास है। जैसे मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या, जॉब अलर्ट्स। बच्चों को रहता है सर ये एग्जाम कब होगा, अक्सर पूछते सर ये एग्जाम कब होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका देखा रिजल्ट आएगा। ये सारे जो सवाल आप पूछते हो ना, यहाँ पे इस ऑफिशियल ऐप में जो जॉब अलर्ट सेक्शन है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा किसी भी हिसाब से। दूसरा यहाँ पे जो भी आप पेड कोर्स परचेज करते हो, चाहे कितने भी डिस्काउंट पे, जो डिस्काउंट अवेलेबल है उसके हिसाब से विदाउट डिस्काउंट सारे कोर्स हमारे देखा था क्या, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड है। वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि जितने भी कोर्सेज हैं मेरे बच्चे की बात की जाए, उन कोर्सेज में एक सबसे खास बात है मेरे बच्चे क्या, कि वो भैया वो जो कोर्स है ना उसमें सारे सब्जेक्ट जो भी होंगे वो सबके मिल जाएंगे। भैया किस दिन कौन सा जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएंगे, ये सारा मतलब मिल जाएगा, कितने दिन में ये जो भी ये मतलब कोर्स खत्म होगा। फ्री पीडीएफ, क्या फ्री पीडीएफ। तो मेरे बच्चे देखो यदि बात की जाए यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं सब्जेक्ट्स के, या अलग अलग टीचर के फ्री पीडीएफ भी हैं। पढ़ लो यार, हो सकता है कोई पीडीएफ हो देख के भैया तुम्हारा काम हो जाए। 50 जो बुक्स खरीदते हो मिलता कुछ नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत अच्छी एक नहीं कई आपको मिल जाए और आपको लगे अरे यार यही तो मैं ढूंढ रहा था और हमें मिल गया, ठीक है ना। और हमारा काम भी यही है कि बच्चों के लिए ऐसी चीजें प्रोवाइड करने को उनको लगे बस यही चीज थी जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। अब सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो भैया पीडीएफ शानदार पढ़े। अनलिमिटेड यदि बात की जाए तो कर सकते हैं क्या, क्विज एंड प्रैक्टिस। अब जिन बच्चों का कि सर हम चाहते हैं कि ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो भैया यहाँ पे अनलिमिटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने प्रैक्टिस करने हो करते रहिए। इसके बाद देखो फ्री प्रीवियस ईयर
ये कर सकते हैं क्या, सॉल्व क्वेश्चंस पेपर। तो मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं क्या, इसमें क्या है, सिंपल से यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे अलग अलग जो भी कर सकते हैं एग्जाम्स के सॉल्व, मतलब कर सकते हैं, मतलब जो पेपर है वो पूरी तरह सॉल्व है, ठीक है ना, और वो पीडीएफ के फाइल के रूप में मिल जाएंगे, ये और अच्छी बात। दूसरी यदि बात की जाए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, तो मेरे बच्चे यहां पे देखा इसी एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपको कंडक्ट किया जाता है। किस लिए, इसलिए कंडक्ट किया जाता है मेरे बच्चे कि कई बच्चे हैं जिनकी हम क्या, समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जो टैलेंटेड तो हैं परंतु कर सकते हैं आर्थिक स्थिति या किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो भाई हम स्कॉलरशिप के थ्रू उन्हें मदद करने चाहते हैं। और इसमें होता क्या है कि भाई ये हो सकता है कि भाई कोई कोर्स तुम्हें फ्री मिल जाए, क्या हो कि कोई कोर्स तुम्हें फ्री दे दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि तुम्हें कर सकते आर्थिक मदद स्कॉलरशिप के थ्रू हो जाए, है जैसे हमने रख लिया कि टॉप 10 जो भी टॉप 10 में जो आएगा उसे फ्री कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और देखो मैं जो बात करता हूं अक्सर सही होती है, ठीक है। तो भैया ये क्या करिए, ज्वाइन करिए और देखते रहा कीजिए कि कहीं स्कॉलरशिप टेस्ट तो नहीं है। इसके लिए भैया एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डेली खोल के देखा करेंगे तब तो पता चलेगा, है तो ये जरूर कीजिएगा। तो इसको जितनी जल्दी हो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम की चीज है भैया। हल्के में जिसने लिया हल्का कर देगा, ये जान जाओ, उसे पूरा हल्का बना देगा। अगला मेरे बच्चे, चलो ये भी हो चुका है। अगला मेरे बच्चे, a kind of solution in which the size of solid particle is intermediate between the those in true solution and those in suspension। एक प्रकार का विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार, एक प्रकार का विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार, यदि बात की जाए विलयन और निलंबन के बीच का होता है, ये क्या कहलाता है, विलयन, निलंबन, कोलाइड्स, सॉल्यूशन, जिसे मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चे कर सकते हैं विलयन। मिश्र धातु कर सकते हैं एलॉय या मिश्र धातु। ये कौन से कर सकते हैं कि मेरे बच्चे वो विलयन होगा जिसके कणों का आकार सस्पेंशन मदद कर सकते हैं निलंबन, और दूसरा यदि बात की ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक सॉल्यूशन के बीच में होगा। सस्पेंशन की यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे जैसे दूध आपके कर सकते हैं सस्पेंशन या निलंद, ये निष्यंद है। इसमें होता क्या कि मेरे बच्चे यदि बात की जाए एक लिक्विड या द्रव माध्यम, और दूसरा यदि बात कर सकते हैं जो मीडियम है वो लिक्विड में डिसॉल्व ही नहीं होता, घुलता ही नहीं, ठीक है, जैसे दूध में फैट तैरती रहती है। तो मेरे बच्चे ये सॉल्यूशन कोई और नहीं है बल्कि इसका कह सकते हैं नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन या कह सकते हैं कोलाइडी विलयन। दूसरी चीज यदि बात करें जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है कोलाइडी विलयन, ठीक है, फिर से सुनिए, जो कोलाइडल विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, इसमें कहा जाता है मेरे बच्चे कि इसका एक एग्जांपल आपका ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगला, सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाला धनावेशित कहलाता है, ठीक है ना। सभी तत्वों के परमाणु में धनावेशित पार्टिकल जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं में पाए जाने वाला धनावेशित जो कण है यह क्या कहलाता है। इनमें से कौन सा कह सकते हैं पॉजिटिव या धनावेशित जो भी कह सकते हैं कण हो सकता है। इनमें से बात की जाए कौन सा धनावेशित जो भी कण हो सकता है, बताएं थोड़ा सा। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए यहां पे जो पॉजिटिव या धनावेशित जो कण होता है यह कोई और नहीं हो सकता बल्कि इसमें क्या, एक तो प्रोटॉन हो गया, दूसरा यदि बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज या आवेश नहीं है, क्या न्यूट्रॉन पे यदि बात की जाए कोई भी चार्ज या आवेश नहीं है, तो ये मेरे बच्चे क्या हो सकता है, प्रोटॉन, ठीक है, कोई दिक्कत।
A neutral particles found in the nucleus of an atom is called, परमाणु के कह सकते हैं नाभिक में पाए जाने वाला उदासीन कण कौन सा होता है? इनमें से कौन सा कह सकते हैं पार्टिकल या कण है जिसे कह सकते हैं मेरे बच्चे, सिंपल सी बात है, जो कह सकते हैं न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इनमें से कौन सा कण है जो न्यूट्रल या कह सकते हैं उदासीन आपका होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरे बच्चे अभी मैंने बताया इसमें तो होगा निगेटिव, नाभिक का तो मतलब बच्चे छोड़ ही दो, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे, इस पे पॉजिटिव और ये न्यूट्रॉन। तो ये मेरे बच्चे क्या हो सकता है? 46 का डी। अगला, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कह सकते हैं किसी भी एटम या परमाणु के जो भी कह सकते हैं सेंटर या केंद्र में, ठीक है ना, किसी भी कह सकते हैं किसी भी एटम्स या परमाणु के सेंटर या केंद्र में यदि बात की जाए तो जो भी आपके कह सकते हैं क्या होगा, जो पॉजिटिवली या धनावेशित होगा वो क्या होगा? कौन सी चीज होगी जो पॉजिटिवली धनावेशित? तो मेरे बच्चे ये देखो भैया, परमाणु का जो भी कह सकते हैं सेंटर या ऐसे, इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये मान लो परमाणु के चारों तरफ कक्षाएं हैं जिनमें यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे क्या, कौन घूमता है? इसमें इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे? रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, जो सेंटर में कर सकते हैं पार्ट और जो पॉजिटिवली चार्ज, ये मेरे बच्चे क्या होगा? न्यूक्लियस या केंद्र। और कहा जाता है रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या किया? न्यूक्लियस या केंद्र की जो भी डिस्कवरी किया, खोज किया। चले दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक रूप से एक साथ बंधे हुए विद्युत रूप से तटस्थ समूह को क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड, मतलब जब देखा था दो या दो से अधिक जो भी एटम या परमाणु आपस में बंधे रहते हैं और क्या इनके बंधने से जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये उदासीन होगा। तो यदि बात की जाती ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल, अणु, आयन कर सकते हैं, आयन, एलिमेंट, तत्व, यौगिक। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाती है क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइए। एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स के मिलने से क्या बनता है? दो या दो से अधिक एटम्स के केमिकली या रासायनिक तौर पे मिलने से मेरे बच्चे किसका फॉर्मेशन होगा? सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स या अणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। अगला, अब देखो ये भैया आ गया जो मैंने तुम्हें कहा था, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। इनमें से बात की जाए कि सबसे छोटा पार्टिकल या कण जो क्या कर सकता है? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। उसका नाम बताइए। न्यूक्लियस के ये नाभिक, मेटल धातु, एटम्स परमाणु, मॉलिक्यूल्स अणु, ये कौन सा होगा? तो मेरे बच्चे यदि बात की जाती इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा जो किस में आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और ये किसी तत्व या पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल या कण जैसी संरचना, ये एटम्स या परमाणु। चले आगे। positively and negatively charged atom or group of atom is called, मतलब कह सकते हैं कि क्या परमाणुओं का वो समूह जो कह सकते हैं निगेटिव मतलब नकारात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, ये क्या कहलाता है? तो धनावेशित या कह सकते हैं नकारात्मक,
कह सकते हैं धनावेशित या नकारात्मक परमाणुओं का समूह यदि बात की जाए तो क्या कहलाता है? नाभिक, आयन, कंपाउंड, यौगिक, मॉलिक्यूल्स, अणु, ये क्या कहलाएगा? तो मेरे बच्चे देखो भैया, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा आयंस। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे बना होगा? कई आपके कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, सॉरी, जो ऑक्सीजन है ये मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो बना किससे? ऑक्सीजन के एटम से, परमाणु। कई ऑक्सीजन के एटम से परमाणु, जिसमें क्या है, ये फाइनली नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है? ऑक्साइड, यहाँ पे आयन बनेगा। सिंपल सी बात कर सकते हैं, Na3 इससे मेरे बच्चे क्या कहेंगे? नाइट्राइड आयन। Cl- इससे मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। इसमें क्या होगा? क्लोरीन के परमाणु जिसपे ऋणावेश है। अगला, a negatively charged particle found in the atoms of element is called। सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाला ऋणावेशित जो भी पार्टिकल या कण, ये मेरे बच्चे क्या कहलाएगा? थोड़ा सा देखिए। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाती है नेगेटिवली, यदि कह सकते हैं पाए जाने ऋणावेशित कण, ये क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन में यदि बात की जाए 52, व्हाट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। इनमें से यदि बात की जाए कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें यदि बात करें कह सकते हैं दो आपके कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो ये मेरे बच्चे क्वेश्चन जो भी क्या कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, देख के आइएगा, फिर हम कल क्या पूरे जोश के साथ इस सेशन में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और आपको बेहतरीन आंसर, बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए सेशन के लिए मैं यही कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में यदि बात की जाए कोई डाउट से प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तीसरी चीज यदि बात करो तो मेरे बच्चे सेशन अच्छा लगा या बुरा जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, जो भी देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Welcome.